गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने त्रयोदश कर्ण देखे थे और त्रयोदश कर्णों में 3 अंतःकरण प्रधान हैं। तो त्रयोदश कर्ण का काउंटिंग था कि पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसमें 10 बाह्य कर्ण है जिसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय आते हैं, वो 10 है और इसमें अंतःकरण है 3 और त्रयोदश कर्ण में अंतःकरण प्रधान है। और अंतःकरण में अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया तो आपको मन, बुद्धि और अहंकार तीनों को एक्सप्लेन करना होगा और तीनों का भी एक्सप्लेनेशन द्रव्य टॉपिक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद का पॉइंट है प्रत्यक्ष बाधक भाव। इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष अनुपलब्धि हेतु। तो ये पॉइंट हमने द्रव्य टॉपिक में पढ़ा है, तो इसे मैं रिपीट नहीं करूँगी। जस्ट आपको ये श्लोका बाहट करना है। सताम च रूपाणाम अतिसन्निकर्षात् अतिविप्रकर्षात् आवरणात् कर्ण दौर्बल्यात् मनो अनवस्थानात् समानाभिहारात् अभिभवात् अतिसौक्ष्म्यात् च प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। तो ये सारे 8 प्रत्यक्ष अनुपलब्धि के हेतु हैं। इन्हें प्रत्यक्ष बाधा हेतु भी बोला जाता है। तो ये आपको लर्न करना है। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष प्रमाण एंड यंत्र, डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स। स्पेक्टेकल्स गिव्स क्लैरिटी इन विजन फॉर परफेक्ट परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रमाण से जिनका ग्रहण नहीं होता, तो उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। तो हम विजन के लिए, मतलब विजन को क्लैरिटी के लिए हम स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं। हियरिंग एड्स गिव्स क्लैरिटी ऑफ साउंड फॉर बेटर परसेप्शन ऑफ साउंड। तो हियरिंग एड्स भी हम यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप यूजफुल टू विजुअलाइज द माइक्रो स्ट्रक्चर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए, WBC देखने के लिए, RBC देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग मिरर यूज़ करके उसको माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। मैग्नीफाइंग लेंसेज यूज़ करके। टेलीस्कोप यूजफुल टू विजुअलाइज वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। हमें पता है कि दूर की वस्तुएं हम टेलीस्कोप से देखते हैं, जो कि हम ऐसे आँखों से नहीं देख सकते। स्पेकुलम्स यूजफुल टू विजुअलाइज द स्मॉल चैनल्स लाइक नोज, ईयर, एनल कैनल एट्सेट्रा। तो ये थर्ड ईयर में आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो नोज के एग्जामिनेशन के लिए नोज स्पेकुलम होता है, ईयर एग्जामिनेशन के लिए ईयर स्पेकुलम होता है और एनल कैनल के लिए प्रोक्टोस्कोप होता है। हेडलाइट गिव्स लाइट एंड मैग्नीफाई द कंटेंट्स फॉर इजी परसेप्शन। तो हेडलाइट दिया है। एंडोस्कोपी यूजफुल टू विजुअलाइज द इंटरनल चैनल्स। एंडोस्कोपी भी हमें पता है। इसमें एक्सरे का भी एग्जाम्पल है। एक्सरे यूजफुल टू सी फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, कलेक्शन ऑफ एक्सुडेट्स इन कैविटीज एट्सेट्रा। यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी भी लिख सकते हो। ECG वाइब्रेशंस हमें पता है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम ECG रिकॉर्ड करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑफ्थेल्मोस्कोप इज यूजफुल टू सी कैविटी ऑफ आईबॉल। आईबॉल एग्जामिनेशन के लिए ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है। ये भी आपको 4th ईयर में देखने को मिलेगा। बीपी एपेचर्स, उसको स्पिग्मोमैनोमीटर भी बोलते हैं, ये आपने फिजियोलॉजी में सीखा होगा। ब्लड प्रेशर काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लाइक दिस सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प फॉर परफेक्ट परसेप्शन। तो यहाँ पे आपके भी कुछ एग्जाम्पल हो दिमाग में, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद है रिलेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण टू अदर प्रमाण। प्रत्यक्ष का प्रमाण का बाकी के प्रमाणों से क्या रिलेशन है। What we perceive through our senses is very limited and negligible, and non-perceptible through Indriyas is unlimited. तो हमने एक श्लोक देखा था, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम, चरका का श्लोक है। मतलब जहाँ पे संसार में प्रत्यक्ष चीज़ें बहुत कम है, जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो बहुत कम है, और जो ना दिखने वाली चीज़ें हैं वो बहुत है, अनलिमिटेड है। The human brain could involve several other means of knowledge अदर प्रमाणा टू एनरिच एंड सपोर्ट टू प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को सपोर्ट करने के लिए हमें अदर प्रमाणास की भी आवश्यकता है, अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है, युक्ति प्रमाण की आवश्यकता है।
आप्तोपदेश की आवश्यकता है। फ्यू ऑफ देम आर अनुमान, युक्ति, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एटसेट्रा। तो पहले देखते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान का रिलेशन। डायरेक्ट परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस। दो अनुमान प्रमाण is an independent प्रमाण, it requires the पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान for the verification of हेतु, साध्य, व्याप्ति, दृष्टांत, पक्षधर्मता एंड परामर्श इत्यादि। तो इन सब की डेफिनेशन मैं आपको अनुमान प्रमाण टॉपिक के अंदर समझाऊंगी। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि जैसे अनुमान प्रमाण में हमने एक अनुमान लगाया था, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। जहाँ पे आपको धुआं दिखेगा वहाँ पे अल्टीमेटली अग्नि होगा ही, डेफिनेटली होगा ही। तो धुआं जो देख रहे हैं उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जैसे व्याप्ति है, जैसे कि पर्वत पे आपने धुआं देखा तो पर्वत हो गया, व्याप्ति हो गया। और वैसा ही सेम एग्जाम्पल, मतलब आप एक दृष्टांत दोगे, एग्जाम्पल दोगे, जैसे कि यथा महानस। महानस मतलब अपना किचन। तो किचन में आपने धुआं भी देखा है और अग्नि भी देखा है। तो जैसे किचन में धुआं होने पर अग्नि भी होता है, वैसे पर्वत के ऊपर भी धुआं दिखता है तो अग्नि डेफिनेटली होगा। तो ये अनुमान लगाने के लिए, मतलब जो हम धुआं देख रहे हैं उसको देखने के लिए हमें आंखों से सन्निकर्ष होने की जरूरत है। मतलब अनुमान प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक है। प्रत्यक्ष से देखने के बाद ही, कुछ टाइम जाने के बाद तर्क वितर्क करके हम अनुमान प्रमाण, उसका ज्ञान हमें होता है। Then after with available evidences the invisible or hidden knowledge is assessed and known, hence for perception of अनुमान ज्ञान also पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान और उदाहरण और दृष्टांत आर नीडेड। जैसे कि मैंने बोला कि पहले आपको धुआं देखना जरूरी है, फिर उसके बाद ही आप अग्नि का अनुमान कर सकते हो। तो इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे उपयोगी। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। प्रत्यक्ष एंड उपमान रिलेशन, डायरेक्ट परसेप्शन एंड रिसेम्बलेंस। द नॉलेज विच इज परसीव्ड बेस्ड ऑन रिसेम्बलेंस इज नोन एज उपमान। उपमान प्रमाण भी टॉपिक हम बाद में देखने वाले हैं, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी। गो सदृश्य गवयः, मतलब समझो कि आपने वन में एक गाय देखी, तो उसको हमने संस्कृत में बोला गो, दैट इज गाय। तो गाय के जैसा सेम प्राणी आपको अपने गांव में दिखा या बहुत सारी गाय दिखी, तो आप उपमान लगाओगे। उपमान मतलब सादृश्य, रिसेम्बलेंस, सिमिलैरिटी, कि वन में जो गाय देखी वो जो आज हमने गांव में गाय देखी है उसे सिमिलर है। इसका मतलब आज हमने जो गांव में देखी वो गाय ही है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, गो सदृश्य गवयः। गौ का अनेक वचन गवयः होता है। A person, if he see a new animal, immediately he says that it is like something as per his previous प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसा कि हमने गाय के बारे में एग्जाम्पल देखा। Hence, for knowledge of resemblance of a person, also the direct perception of past only the base. Hence, प्रत्यक्ष and उपमान also interlinked. तो उपमान के लिए प्रत्यक्ष आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे प्रत्यक्ष एंड युक्ति रिलेशन। तो युक्ति लगाने के लिए भी प्रत्यक्ष जरूरी है। युक्ति मीन्स योजना, युक्तिस्तु योजना या युज्यते, और प्लानिंग और असेसमेंट। इट इज एन कनेक्शन टू डिफरेंट कारण, contributory factors. Here two parts are there. One is different karana and the second is unknown karya. The knowledge of different karana, if known, then only the combined effect of karya can be assessed. Hence for युक्ति प्रमाण also the primary प्रत्यक्ष प्रमाण is the best. तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जल आकर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभव। सस्य मतलब धान्य। तो धान्य उत्पन्न होने के लिए युक्ति क्या क्या है? जल चाहिए, वो भूमि चाहिए, ऋतु चाहिए। तो इन चारों के संयोग से जल आकर्षण, कर्षण मतलब जो नांगर लगाते हैं भूमि में उसको कर्षण बोलते हैं, मतलब भूमि का कर्षण भी करना जरूरी है। तो ये हमने युक्ति लगाई कि जलाकर्षण बीजु ऋतु संयोगात सस्य संभवा। अगेन और एक एग्जाम्पल देती हूँ।
कि षड धातु संयोगात गर्भ संभवा। षड धातु मतलब ये जो 5 महाभूत है और छठा जो है वो आत्मा, इनके संयोग से गर्भ उत्पन्न होगा। तो ये युक्ति लगाने के लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए कि षड धातु क्या है, और सस्य मतलब धान्य की युक्ति लगाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि जल क्या है, कर्षण क्या है, बीज क्या है, ऋतु क्या है। तो इसके लिए पहले आपने ये देखा है, दैट इज उपमान प्रमाण। तो उपमान युक्ति के प्रमाण के लिए भी इसकी जरूरत है। तो ये था युक्ति और प्रत्यक्ष का रिलेशन। प्रत्यक्ष एंड आप्तोपदेश रिलेशन, डायरेक्ट परसेप्शन एंड एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन्स, मतलब जो अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जो संहिता टेक्स्ट है, जो ग्रंथास है, उसको हम आप्तोपदेश बोलते हैं। आप्तोपदेश इज द प्रिंसिपल और थियरीज ऑफ आफ्टर हु हैड द नॉलेज बाय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बाय एक्स्ट्रा सेंसुअल पावर। हमने देखा कि आयुर्वेदावतारण में ब्रह्मा स्मृत्वा वेदम, तो ब्रह्मा ने दिव्य दृष्टि से ये आयुर्वेद को पहले जाना है, और बाकी ऋषियों ने उसको ज्ञान चक्षु से ग्रहण किया है। ज्ञान चक्षु मतलब एक्स्ट्रा सेंसुअल पावर। तो उससे उन्हें मतलब पहले उन्होंने जो आप्तोपदेश का ज्ञान लिया वो खुद के एक्सपीरियंस से ही लिया, एक्स्ट्रा सेंसुअल पावर से लिया। तो उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान जरूरी है, इसलिए आप्तोपदेश के लिए प्रत्यक्ष जरूरी है। हेंस द आप्तोपदेशा आल्सो द प्रत्यक्ष ज्ञान ऑफ आप्ता होंगे। तो आप्तो ने जो प्रत्यक्ष ज्ञान लिया वो हमारे लिए लिख के ग्रंथ स्वरूप में रखा, इसलिए आप्त के लिए आप्तोपदेश के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान जरूरी है। उसके बाद प्रत्यक्ष एंड अर्थापत्ति रिलेशन। अर्थापत्ति प्रमाण टेल्स अबाउट द पैरेलल हिडन नॉलेज ऑफ द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड शुड नॉट टेक एट नाइट, इट मीन्स इट कैन बी टेकन एट डे टाइम। ऐसे बोला है कि नक्तम दधी न भुंजित, रात को दही नहीं खाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि दिन में आप दही खा सकते हो। हियर द पथ्य और अपथ्य, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, do's or don'ts etc. are the pratyaksha anubhava only. Hence, for arthapatti pramana, also pratyaksha pramana is the base. अर्थापत्ति मतलब जो बताया नहीं है, सेंटेंस में जो हिडन अर्थ है वो जानना। जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल एक बताया था कि स्थूल देवदत्त रात को खाना खाता है। इसका मतलब वो दिन में खाना नहीं खाता। तो ये एक जस्ट हिडन मीनिंग है। रोल ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन आयुर्वेदा, तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन आयुर्वेदा पॉइंट है। तो डायरेक्ट परसेप्शन इज नीडेड फॉर रोग एंड रोगी परीक्षा। तो रोग परीक्षा है, रोगी परीक्षा है, उसके लिए जो दर्शन स्पर्शन प्रश्न वो जो त्रिविध परीक्षा है उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, प्यूरिफिकेशन, प्रोसेसिंग एटसेट्रा डन बाय डायरेक्ट परसेप्टिव नॉलेज। आप जो औषधि का संग्रह करोगे, उनके ऊपर प्रोसेस करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे, तो वो प्रत्यक्ष से ही संभव है। फॉर दर्शन स्पर्शन एंड प्रश्न परीक्षा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड इंट्रोगेशन ऑफ पेशेंट, प्रत्यक्ष प्रमाण ओनली इज द बेस्ट। सिंपल है, बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के हम दर्शन स्पर्शन पर प्रश्न परीक्षा नहीं कर सकते। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, टू एस्टिमेट द प्रोग्नोसिस and to check the improvement, the direct perception is compulsory. डिसीज के डायग्नोसिस के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरी है। जैसे कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है, एक्सरे है, यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसके रिपोर्ट देखने के लिए, उसका अल्ट्रा इमेजिंग साउंड्स देखने के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरी है। हियरिंग द हार्ट साउंड्स, लंग साउंड, क्रेपिटस इन जॉइंट्स, ब्लड प्रेशर एस्टिमेशन, टू नोट डिपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। पिगमेंटेशन मतलब स्किन पे पिगमेंट्स होना, डॉट डॉट ब्लैक कलर के, मतलब डिस्कलरेशन होना। तो डिपिगमेंटेशन ऑफ स्किन मतलब वो डिस्कलरेशन गया है कि नहीं, वो भी आप प्रत्यक्ष से देखोगे। कॉन्जंक्टिव और टू चेक द वेरिएशंस फ्रॉम टॉप टू टो, द प्रत्यक्ष परीक्षा और प्रमाण ओनली कन्फर्मेटरी और रिलायबल। तो इसके लिए भी प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरी है। All laboratory investigation need the knowledge of direct perception with the support of instruments, जैसे कि ECG है, एक्सरे है, MRI है, बायोप्सी है, इनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरी है।
द मेंटल फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट आल्सो परसीव्ड बाय प्रत्यक्ष प्रमाण। मेंटल फीलिंग्स जो पेशेंट कुछ एक्टिविटीज करता है या हमें जो बताता है वो हम प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जानेंगे। अष्टस्थान दशविध अंग प्रत्यंग परीक्षा। तो यहाँ पे अष्टस्थान मतलब जो रोगाक्रांत शरीर के जो अष्टविध परीक्षा है, नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति। तो अष्ट स्थानों की परीक्षा प्रत्यक्ष से ही होती है। दशविध परीक्षा प्रत्यक्ष से ही होती है। अंग प्रत्यंग परीक्षा प्रत्यक्ष से है। संस्थानिक परीक्षा एटसेट्रा नीड मोस्टली द सपोर्ट ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। सिंपल है, इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरी है। डायरेक्ट परसेप्शन ओनली गिव्स रिलायबल इंफॉर्मेशन इन एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, examination of physical mental changes in patient, diagnosis of diseases, investigations, regular checkup for assessment of improvement, medicines preparation। इन सब के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरी है। प्रत्यक्ष परीक्षा is the base for other assessments, hence it is having great importance in treatment। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपना टॉपिक फिनिश होता है। कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो हम क्वेश्चन आंसर के टाइम पे हम वो कवर करेंगे। अब आपको सिर्फ समझना ज़रूरी है। जब क्वेश्चन आंसर लिखोगे तब कुछ अगर न्यू पॉइंट्स हो तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आप इसका असाइनमेंट लिख सकते हो। गुड मॉर्निंग। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, तो इसके बाद हमें ये पॉइंट देखना है कि प्रमाण की संख्या, मतलब कौन कौन से दर्शनों ने कौन कौन से प्रमाण माने हैं। तो यहाँ पे मानस उल्लास करके एक शायद बुक है, उसका ये रेफरेंस है। तो हमें श्लोका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे रेफरेंस चाहिए, इसलिए यहाँ पे दिया है। तो देखते हैं, हम चार्ट वाइज देखेंगे। हमने दर्शन टॉपिक में देखा है कि चार्वाक दर्शन ने सिर्फ एक ही प्रमाण माना है। तो समझो अगर कोई ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन प्रमाण अकॉर्डिंग टू चार्वाक दर्शन, 5 मार्क्स के लिए आया, तो वहाँ पे आपको ओनली प्रत्यक्ष प्रमाण डिस्क्राइब करना है। वैशेषिक, बौद्ध, जैन, इन्होंने सिर्फ 2 ही प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कर सकते हो कि यहाँ पे 2 मात्रा है। वैशेषिक बौद्ध को भी 2 मात्रा है और जैन को भी 2 मात्राएं हैं, एक्सेप्ट पौराणिक। तो पौराणिक को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। वैशेषिक, बौद्ध और जैन ने 2 प्रमाण बताए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्राइब प्रमाण अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, और ऐसा क्वेश्चन आया भी है। तो इसके बाद सांख्य और योग, ये दोनों दर्शनों ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण माना है। तो शब्द इज इक्वल टू अप्तोपदेश, बस इन्होंने शब्द वर्ड यूज किया है। उसके बाद न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण माने हैं। तो डिस्क्राइब प्रमाण अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन, देन यू हैव टू राइट 4 प्रमाणस, दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एंड उपमान। तो चतुर्विध प्रमाण में चौथा प्रमाण उपमान आता है। तो यहाँ पे आप्तोपदेश नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू नहीं, आप्तोपदेश और शब्द एक ही है, तो यहाँ पे चौथा उपमान आएगा। इसके बाद 5th प्रभाकर मीमांसक, दैट इज पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा की संख्या है 9, उपरोक्त 4 और 5th है अर्थापत्ति। वेदांत दर्शन इज इक्वल टू उत्तर मीमांसा, उनका है उपरोक्त 5 एंड 6th है अभाव प्रमाण। तो अभाव प्रमाण किसने माना है? ओनली वेदांत दर्शन। पौराणिकों ने 8 माने, उपरोक्त 6 संभव एंड ऐतिह्य। अन्य तंत्रकार आचार्यों ने 10 प्रमाण माने हैं, चेष्टा परिशेष एक्स्ट्रा है। और काव्य शास्त्र जैमिनी ने 11वां प्रमाण प्रतिभा प्रमाण माना है। तो ये है प्रमाणों का काउंटिंग। तो प्रमाण संख्या के ऊपर भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन आयुर्वेदा, यूटिलिटी ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन आयुर्वेदा और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन आयुर्वेदा। तो यहाँ पे एक श्लोक है सुश्रुत शारीरिका, प्रत्यक्षतो हि यद दृष्टम शास्त्र दृष्टम च यद भवेत् समासतः तद उभयम भूयो ज्ञान विवर्धनम। तो प्रत्यक्ष मतलब हमने जो देखा है, यद दृष्टम, दृष्टम मतलब देखना, यद मतलब जो, तो जो हमने देखा है वो है प्रत्यक्ष। और शास्त्र दृष्टम, शास्त्र के सहाय से जिसे हमने जाना है वो है आप्तोपदेश।
तो ये सेम श्लोक आएगा अप्तोपदेश की उपयोगिता में। तो यहाँ पे हम जस्ट प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये अगर दोनों भी हो तो ये आपको भूयो ज्ञान विवर्धनम, मतलब ये दोनों भी ज्ञान की वृद्धि के लिए कारणीभूत होते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट आप ये श्लोका लिखोगे, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण इन आयुर्वेदा। अगेन चरक विमान का एक श्लोक है, प्रत्यक्षस्तु खलु रोगतत्वं बुभुत्सुः सर्वैः इंद्रियैः सर्वान्। बुभुत्सु मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रोग के ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वैद्य, दैट इज बुभुत्सु। उसे क्या करना चाहिए? इंद्रिय अर्थान आतुर शरीरगतान परीक्षेत अन्यत्र रस अज्ञानात्। तो ऐसे वैद्य को जिसको आतुर की परीक्षा करनी है, रोगी की परीक्षा करनी है, उसको इंद्रिय की परीक्षा उनके अर्थों से करनी चाहिए। इंद्रिय ही सर्वान, सर्वे इंद्रिय ही सर्वान, इंद्रिय अर्थान, इंद्रियों की परीक्षा इंद्रियों के अर्थों की परीक्षा से करनी चाहिए। किसके शरीरगत? आतुर शरीरगत इंद्रियों के अर्थों की परीक्षा। और यहाँ पे अन्यत्र रस अज्ञानात्, एक्सेप्ट रसनेन्द्रिय, क्योंकि रसनेन्द्रिय की परीक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण से करना पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ें हम खुद टेस्ट करके नहीं देख सकते, मतलब आतुर को जो टेस्ट फील हो रही है वो टेस्ट हमें फील नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट रस ज्ञान, दैट इज अन्यत्र रस अज्ञानात्। तो देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से परीक्षा कैसे करनी है। श्रोत्रेंद्रिय द्वारा फुफ्फुस ध्वनि, रुध्वनि, आकोटन, ताड़न मतलब पाल्पेशन परकशन, उदर में जो जल संचिति है वो देख सकते हैं परकशन से, और रुग्ण का स्वर भी हम श्रोत्रेंद्रिय द्वारा सुन सकते हैं। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा शरीर का प्रमाण, उसका रुग्ण का वर्ण, पांडुता, जैसे कि समझो कि रुग्ण को अगर पांडु व्याधि हुआ है तो उसकी स्किन पांडु वर्ण की रहेगी, उसको हम पैथोलॉजी में पैलोर भी बोलते हैं, दैट इज पेलनेस। शोथ, स्वेलिंग है, ग्रंथि है, व्रण है, कोई वुंड है, तो आप चक्षुरेंद्रिय से ही एग्जामाइन करोगे। उसके साथ साथ ही एक्सरे एग्जामिनेशन, रक्त, मल, मूत्र, स्टिवन इत्यादि का सूक्ष्म दर्शक द्वारा परीक्षा, मतलब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पॉसिबल ड्यू टू चक्षुरेंद्रिय ओनली। अगेन घ्राणेन्द्रिय से शरीर का गंध, मल का गंध, मूत्र, स्वेद, व्रण में से जो स्राव आ रहे हैं उसके प्राकृत या विकृत गंध। फॉर एग्जाम्पल रक्तपित्त के व्याधि में उस रुग्ण के शरीर से लोह गंध आता है, और प्रमेही रुग्ण के शरीर से उसके मूत्र से मधुर गंध आती है। स्पर्शनेन्द्रिय से आप बॉडी टेम्परेचर, शरीर तापमान, कठिन रुक्ष इत्यादि स्पर्श देख सकते हैं, यकृत प्लीहा आदि की वृद्धि, तो ये आएगा पाल्पेशन में। तो ये सब डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है जिसका हम प्रत्यक्ष से उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अष्ट परीक्षा। तो इसके पहले हम थोड़ा चरक का रेफरेंस देखते हैं कि ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन था वो चरक संहिता में से लिया है, विमान स्थान में से, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियम अध्याय से। तो ये सेम है, आप ये श्लोक अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो कि प्रत्यक्ष के द्वारा आप क्या क्या पढ़ोगे। ये सेम श्लोक है जो ऊपर हमने देखा, प्रत्यक्षस्तु खलु रोगतत्वं बुभुत्सु सर्वे इंद्रियैः सर्व इंद्रियान् अर्थान् आतुर शरीरगतान् परीक्षेत अन्यत्र रस अज्ञानात् एक्सेप्ट रसनेन्द्रिय। तो क्या क्या है? श्रोत्रेंद्रिय से अंत्रकूजन, संधि स्फुटन, अंगुली पर्व का फूटन, स्वर विशेष मतलब रुग्ण का स्वर, ये च अन्ये च अपि केचित् शरीरोपगता शब्दाः श्रोत्रेण परीक्षेत। अन्य भी ऐसे कुछ शब्द है जहाँ जिसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया, उसका परीक्षण भी आप श्रोत्र इंद्रिय से कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप जो है एग्जामिनेशन, मतलब लंग्स का साउंड हम लिखते हैं एयर एंट्री बायलैटरली इक्वल, वेसिकुलर साउंड, दैट इज वेसिकुलर इज नॉर्मल साउंड, अगेन देयर इज इफ abnormal साउंड, देन वीजेस, रोंकाई, वो भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। पैथोलॉजिकल साउंड डिटेक्ट करने के लिए आपको श्रोत्रेंद्रिय से परीक्षा करनी होगी यूजिंग स्टेथोस्कोप। उसके बाद है वर्ण भी है, देखेंगे रुग्ण का वर्ण कैसा है, जैसे कि मैंने पांडु का एग्जाम्पल दिया।
प्रमाण मतलब उसके शरीर का प्रमाण प्रॉपर है या नहीं। छाया, उसकी रुग्ण की छाया, तो छाया वगैरह वो सेकंड ईयर में आएगा, वो पॉइंट अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शरीर प्रकृति विकार, हाँ, रुग्ण की प्रकृति आप कैसे असेसमेंट करोगे, उसको देखते हो तो भी तो लिख सकते हो कि उसके बाल इस तरह के हैं, मतलब वो पित्त प्रकृति का होगा, एटसेट्रा। चक्षु वैशेषिकानि यानी च अन्यानि अनुक्तानि, तो ये चक्षुरेंद्रिय की परीक्षा है, तो ये हम चक्षुरेंद्रिय से देखते हैं। रसनेन्द्रिय से क्या क्या दिया है यहाँ पे, आतुर शरीरगत इंद्रिय वैषयिकम अपि अनुमानात् एव अवगच्छेत् न हि अस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणम उपपद्यते। प्रत्यक्ष से हम रसनेन्द्रिय की परीक्षा नहीं कर सकते, इसलिए तस्मात् आतुर परिप्रश्न, मतलब रसनेन्द्रिय की परीक्षा आप आतुर को प्रश्न पूछ के ही करोगे, दैट इज प्रश्न परीक्षा। आतुर मुखरस विद्यात, आतुर मुखरस मतलब समझो कुछ ऐसे सिम्टम्स है, कटुकास्यता, मधुरास्यता, कषाय आस्यता। आस्यता मतलब उसके मुख में वैसे रस की प्रतीति होना, तो प्रचिति होना। तो यहाँ पे कभी कभी रुग्ण बोलता है कि मेरा मुख कड़वा कड़वा हो रहा है, मतलब मेरे मुख में सिर्फ ऐसे मधुर मधुर रस आ रहा है। तो ये जो रस के परीक्षा है रसनेन्द्रिय की, वो आतुर अपातुर को प्रश्न पूछने के बाद ही हम समझ सकते हैं। और भी कुछ है, युका युका अपसर्पणेन तु अस्य शरीर वैरस्य। युका मतलब जो बाल में जुए होते हैं, लीक होते हैं, वो अगर उन्होंने आतुर के शरीर का त्याग किया तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि आतुर कोई तो उसमें मतलब व्याधि हो गया है। मक्षिका उपसर्पणेन शरीर माधुर्य, अगर मक्षिका मतलब अगर मक्षिका उसके शरीर पे बैठती हो, तो मक्खी बोलते हैं उसको, उसके शरीर पे बैठती हो तो हम ऐसा समझेंगे कि उसके शरीर में शुगर ज़्यादा है या शरीर माधुर्य है। यहाँ पे रक्त पित्त का एक एग्जाम्पल दिया है, लोहित पित्त संदेह। अगर आपको संदेह हो कि रुग्ण को लोहित पित्त या रक्त पित्त व्याधि हुआ है, तो उसके वमन से जो रक्त निकल रहा है वो आप क्या करोगे, अन्न में मिलाकर मिक्स करके श्वकाक कुत्ते को या कौवे को खिलाओगे, तो अगर उन्होंने वो खाया तो वो है रक्तधारी लोहित, मतलब वो प्राकृत रक्त है। अगर उन्होंने वो रक्त मतलब वो अन्न का सेवन नहीं किया तो हम समझेंगे कि उस रुग्ण को रक्त पित्त व्याधि हुआ है। इसलिए यहाँ पे ऐसा दिया कि भक्षणात् धारी एंड लोहितम अभक्षणात्। तो इस प्रकार से हम रसन इंद्रिय की परीक्षा अनुमान से करेंगे। गंध इंद्रिय मतलब घ्राणेन्द्रिय से सर्व शरीर आतुर से प्रकृति वैकारिक गंध, मतलब शरीर के रुग्ण के शरीर से प्रकृति या विकृत गंध आ रहा है, उसकी परीक्षा घ्राणेन्द्रिय से करोगे। और स्पर्श से प्रकृति विकृति युक्त जो भी स्पर्श से, जैसे कि हम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर स्पर्श से देखते हैं, पाल्पेशन भी स्पर्श से ही करते हैं और परकशन भी स्पर्श से करते हैं, तो ये आएगा स्पर्शनेन्द्रिय के अंदर। तो ये हिंदी में इसका ट्रांसलेशन दिया है, आप पढ़ सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पे चार्ट दिया है, आप ऐसा चार्ट भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको संस्कृत वर्ड लिखने हैं, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखना है। तो सेम पॉइंट है। इसके बाद हमें देखना है अष्ट परीक्षा, रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानानि अष्टौ परीक्षेत। योग रत्नाकर का श्लोक है, इसे अष्टविध परीक्षा भी बोला जाता है। रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानानि अष्टौ परीक्षेत, नाड़ी मूत्र मल जिह्वा शब्द स्पर्श दृक् आकृति। रुग्ण की परीक्षा करने के लिए आपको 8 स्थानों की परीक्षा करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन करना पड़ता है, और वो है नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक् मतलब दृष्टि, और आकृति मतलब रुग्ण की आकृति। तो ये 8 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नाड़ी का परीक्षण करोगे स्पर्शनेन्द्रिय से, मूत्र का परीक्षण करोगे चक्षुरेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय से, मल का परीक्षण करोगे चक्षुरेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय से, जिह्वा का परीक्षण चक्षुरेंद्रिय द्वारा करोगे। जैसे कि साम जिह्वा और निराम जिह्वा ऐसा बोला जाता है। आपको सेकंड ईयर में केस टेकिंग में ये पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट्स आने वाले हैं। तो वहाँ पे अगर जिह्वा लिप्त रहेगी, कोटेड टंग ऐसा हम बोलते हैं, फाइटिश टंग, लिप्त जिह्वा,
तो उसको हम बोलते हैं कि वो जीवा साम है, मतलब उसके शरीर में, रुग्ण के शरीर में सामता है, मतलब आम बढ़ गया है। तो ऐसे ही जीवा की परीक्षा चक्षुरेंद्रिय से करेंगे, शब्द की परीक्षा श्रोत्रेंद्रिय द्वारा करेंगे। तो इस तरह आप ये 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं। स्पर्श की परीक्षा स्पर्शनेन्द्रिय से, दृक की परीक्षा चक्षुरेंद्रिय, आकृति परीक्षा चक्षुरेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। ये पॉइंट इतना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण का इम्पोर्टेंस हमने बताया। तो ये आपको पॉइंट वाइज लिखना है, और आपके भी बुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो वो लिख के ये आपको आंसर बनाना है। यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म होता है।